नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यवस्थित जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2026 के लिए जो आप सभी के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया था, उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जो बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर आधारित है। देखिए, जिस प्रकार से CSBC क्वेश्चन पूछता है NCERT बेस्ड सेम टू सेम उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के अभी से तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है कि वैकेंसी आपका 26-27 में आना है, तो अगर अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा तो वैकेंसी आते आते आपका तैयारी हो जाएगा। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिहार जी की, उसके बाद करंट अफेयर और हिंदी का सेक्शन हम कंप्लीट करवा रहे हैं। और ये सेगमेंट आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर इस पे पकड़ कर लीजिएगा तो आपका चीजें कंप्लीट हो जाएगा, तैयारी आपका परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो मेरे साथ में जुड़ के आपसे तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलिएगा PDF तो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, थोड़ा सा टेलीग्राम चालू होने दीजिए, उसके बाद PDF हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से अंत तक पूरा सेट को लगाइएगा आप सभी, और जितना एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे उससे आपसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। देखिए, अगर राष्ट्र संघ की बात किया जाए, इसका मुख्यालय जो है जनेवा स्विट्जरलैंड में है, यानी कि ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, राष्ट्र संघ की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व शांति के लिए। देखिए, कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि UNO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है जी? न्यूयॉर्क में, ध्यान रखिएगा। देखिए, UNO का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आप सभी ये आपका जनेवा में है। कहाँ पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ILO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये भी आपका जनेवा में है। याद रहेगा क्या आप सभी को? याद रख लीजिएगा। इसके अलावा WTO का मुख्यालय याद रखिएगा आप सभी, ये भी आपका कहाँ पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी IMF का मुख्यालय, ध्यान रखिएगा आप सभी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका वॉशिंगटन DC में, ध्यान रखिएगा आप सभी, वॉशिंगटन DC, यहीं पर आपका इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय भी आपसे याद रखिएगा, इसका मुख्यालय ये भी आपका वॉशिंगटन DC में ही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है पता है क्या आप सभी को? ओपेक का मुख्यालय, देखिए ओपेक का मुख्यालय आपका वियना, आपका ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, तो इतना सब प्रश्न आप सभी इसके बारे में याद रखिएगा, जो आपके पेपर में प्रश्न आ जाएगा। क्या क्या बताएं? UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, WHO का जिनेवा में, ILO का मुख्यालय जनेवा में, WTO का मुख्यालय जनेवा में, उसके बाद है IM का मुख्यालय कहाँ पे? वॉशिंगटन DC, विश्व बैंक का वॉशिंगटन DC, ओपेक का याद रखिएगा वियना में है। चलिए, चीजें क्लियर हैं, कहीं कोई दिक्कत है आप सभी को? इतना सब चीजें आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा, राष्ट्र संघ का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 2 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये भारत का सबसे छोटा आपका राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपका राजस्थान में स्थित है। चलिए, कौन सा इसका ऑप्शन आपका सही होगा? केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या इनमें से सभी सही है? क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए, दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये तो हम सभी को पता है, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर जो बोल रहा था कि राजस्थान में है, नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पता है? यानी कि ये और ये सही आपका, कि ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कथन सत्य है, यानी कि 1 और 2 ही सही है। तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चीजें क्लियर हैं क्या? याद रखिएगा, ये वाला आपका गलत है, राजस्थान में नहीं, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए, कल महात्मा गांधी जी के बारे में अगर बात कर रहे थे तो आपको पता है कि पूरा चीज आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बताए थे, और उस समय आपको बताए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। बट यहाँ डेट के साथ पूछा गया है, तो बता सकते हैं क्या? 9 अगस्त 1942 को, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अच्छा, महात्मा गांधी जी का मुख्य आपसे आंदोलन बताइएगा, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1918 में हुआ था। बेलगांव का अधिवेशन कांग्रेस का कब किया था? 1924 में। अच्छा, महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा 1931 का
दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी। बात समझे क्या? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। गांधी और इरविन जी के बीच समझौता कब होता है? तो 1931 में होता है, ये भी चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब कब? 1930 में, 1931 में और 1932 में हुआ था। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन को याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। बात समझे क्या? बिल्कुल। बाकी बात ये सभी याद रखिएगा कि 1922 में आपका असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का हम कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप एक लाइक करके शेयर आपसे जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन कब मिलेगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद घंटी आता है, उसका ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तब जाके नोटिफिकेशन जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार आपसे चेक कीजिए कि सब्सक्राइब करने के बाद जो आपका ऑल नोटिफिकेशन एक घंटी की तरह था, सबसे ऊपर वाला एरो दबा है या नहीं, उस घंटी पे क्लिक कीजिए आप सभी, उसके बाद चेक कीजिए उसको। ठीक है, तो ये चीज को देख लीजिएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगा। बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, ये 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला तो एक तो होगा, उसके बाद ये वाला खत्म हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला होने का संभावना है। उसके बाद है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया दिवस है। बिल्कुल सही है ये भी, यानी कि ये वाला सही होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कथन 1 कथन 2 सही है। अब तीसरा देखिए, इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देना है। नहीं, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा नहीं देना है, यहाँ रोकथाम करना है, ध्यान रखना है। बात समझे क्या? बिल्कुल, तो इसको रोकना है ना कि बढ़ावा देना है। तो ये वाला कथन भी आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए ही इसका सही कथन है। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, बात समझे क्या? बिल्कुल, पेपर में बस यही चीज को सीख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम जा सकते हैं। हिंदी में कहे तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है 1857 की क्रांति का केंद्र दिल्ली था। बिल्कुल सही है। कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था। बिल्कुल, ये सभी 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो ये बिल्कुल कथन आपका सही है। दूसरा है कि ये केवल सैनिक तक ही सीमित था। नहीं, गलत है, पूरे देशवासी इसमें भाग ले रहे थे। बात समझे, सैनिक तक ही सीमित नहीं था, जो जनता था वो भी भाग ले रहा था इसमें। बात समझे क्या? बिल्कुल, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ थी। बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ ही आपका ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो इसका कथन 1 और कथन 3 सही होगा, 2 वाला गलत है। बात समझे क्या? बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में ए सही होगा, 1 और 3। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। हाँ बिल्कुल, ये अस्थायी सदस्य, ध्यान रखिएगा। 5 देश अस्थायी और 10 देश अस्थायी होता है, तो कुल 15 देश सदस्य इसमें होता है। तो जो आपका 10 अस्थायी सदस्य है ये आपका चेंज होता है, बट 5 जो अस्थायी है ये कभी चेंज नहीं होता है और इसके पास वीटो शक्ति का अधिकार होता है। दूसरा है कि सभी अस्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति का अधिकार है। बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों सही कथन है। ठीक है, क्या भारत अस्थायी सदस्य है क्या? नहीं, भारत अस्थायी सदस्य बन सकता है या बना होगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि देश उसमें बदलते रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। सेवा क्षेत्र की बात किया जाए यानी कि तीसरा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, दूसरा क्षेत्र उद्योग, तीसरा क्षेत्र आपका क्या होता है? सेवा क्षेत्र। उसके बाद है कि कृषि क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है और उसके बाद है कि उद्योग क्षेत्र सेवा क्षेत्र से बड़ा है। तो उद्योग क्षेत्र सेवा क्षेत्र से बड़ा नहीं है, तो ये कथन गलत हो गया। ये दूसरे नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो आपका सेवा क्षेत्र यानी कि आपका तीसरा वाला सेक्टर सबसे बड़ा है। ठीक है, ना कि चौथा वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा, 1 और 2 कि भारत
कि अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, सही है। और कृषि क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है, ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए जीडीपी में सबसे कम योगदान जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, लगभग जो है कि 54-55% है, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। अगला है, कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? चलिए क्वेश्चन 8 तक हम सभी पहुंच चुके हैं, आंसर कीजिए आप सभी। क्या अशिक्षा होगा? नहीं, गलत। अशिक्षा बेरोजगारी हो सकता है क्या? नहीं। तब असमानता? नहीं। पंचायती राज, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ये लोकतंत्र सुधार का सबसे अच्छा सूचक है। अगर ग्राम विकास करेगा तो समझ लीजिए देश विकास भी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, देखिए। डैश का मानना था कि राज्य में समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। ये किसका मानना था? चलिए क्वेश्चन 9 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन में ए टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज में स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए, तो ये कंजर्वेटिव का मानना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप सभी, काफी बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक है। जून 1992 में पहली अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील के डैश में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। तो रियो डी जेनेरियो की यहां पर बात किया गया है। अगर पढ़े होंगे तो आराम से आंसर कर लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं घुमा के, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बट देखिएगा लेंथ बढ़ा करके घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। चले अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन में 11 पर ध्यान दीजिए आप सभी। आंसर कर सकते हैं क्या? क्या मनीला में है क्या? नहीं। तब न्यूयॉर्क में हो सकता है क्या? नहीं। ध्यान रखिएगा, जो न्यूयॉर्क टिक कर रहे हैं 1-2 लपड़ झड़ दीजिए अपने ऊपर, ठीक है। बिल्कुल नहीं, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। IMF का मुख्यालय की बात किया जाए तो ये आपका वाशिंगटन DC हो जाएगा। तो जितना भी मुद्रा से संबंधित अगर बात किया जाए, पैसा से, ठीक है, जैसे विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, वो भी आपका वाशिंगटन DC कहाँ पे? अमेरिका में है। बात समझे? तो गलती बिल्कुल नहीं करना है और अपने ऊपर मारना भी नहीं है जी, ऐसा नहीं करना है। गलती हो गया कोई दिक्कत नहीं है, सुधार हो जाएगा। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली गई थी? तो 1917 में भारत में पहली जूट मिल की बात किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कोलकाता में सबसे पहली बार खोली गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन 13 का आंसर कीजिए आप सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन में बी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर मैच कर लीजिएगा। 1995 बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला था? तो कई बार हम आपको बता चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आपसे आंसर कीजिएगा। मान लीजिए ये प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा, तो क्या आंसर कर लीजिएगा आप? तो कर सकते भैया जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। ये 73वां संविधान संशोधन 1993 में दिया गया था, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बात समझे? तो जो भी सी की तरफ जा रहे थे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि G77 की स्थापना कब की गई? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 1964 में की गई थी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप सभी। तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? देखिए भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से जो चुनाव होता है ये आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि जो बच्चे ऑप्शन में ए की तरफ जा सकते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी बात प्रधानमंत्री का चुनाव इस प्रकार से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रधानमंत्री को जो हम सभी संसद चुन के यहां से भेजते हैं वही अपना एक लीडर चुनता है, ठीक है।
तो एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आइए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है। चलिए कई बार आप सभी को ये प्रश्न के बारे में हम बता चुके हैं। मान लीजिए ये प्रश्न आपके पेपर में आ गया तो क्या बना लीजिएगा आप? बिल्कुल बना सकते हैं, कह सकते हैं भैया जी ऑप्शन में बी की तरफ हमसे जा सकते थे, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है। गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर एशियाई शेर का निवास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। तो ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 1928 में। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिएगा। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है। अभी है इस प्रश्न के बारे में आपको बताए थे। चलिए किस किस बच्चे ने ध्यान लगा के बिल्कुल उस प्रश्न को सुने हुए थे, बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय, तो आपको क्या बताएं, जितना भी पैसा से लेन देन सामान होगा ना वो आपका कहां होगा, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए यहां से विज्ञान का प्रश्न आपका शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि मस्तिष्क में पाए जाने की बात किया गया है। क्वेश्चन में 21 का राइट आंसर कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर थोड़ा पेपर हार्ड करना होगा ना तो इसी लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है आप सभी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम सभी बी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3 होगा इसका आंसर। पीयूष ग्रंथि ये आपका मस्तिष्क में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पिनियल ग्रंथि ये भी पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ये भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। थायराइड आपका मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। थायराइड ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। चलिए क्वेश्चन में 22 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन की यहां पर बात किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो भी बच्चे सी टिक कर रहे हैं राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप सभी। 23 नंबर है कि निम्नलिखित हार्मोन में से किसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहां पर आयोडीन की बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कर सकते हैं आप क्या? थोड़ा सा हो सकता है प्रश्न हार्ड हो, ठीक है। इसको हार्ड भी नहीं बोल सकते, इसको हम मॉडरेट प्रश्न बोल सकते हैं। अगर प्रश्न का लेवल बढ़ाना होगा तो इतना लेवल तक ले जाया जा सकता है आप सभी से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा थायराइड ग्रंथि। ध्यान रखेंगे आप सभी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। क्या बोले कि हार्मोन जिसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, थायराइड ग्रंथियां। क्वेश्चन में 24 है कि किस हार्मोन के स्रावन में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धा अवस्था में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है या कमजोर पड़ जाता है। चलिए क्वेश्चन में 24 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहले सोचिए बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। थाइमोसिन, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो थाइमोसिन के स्रावन में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धा अवस्था में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। तो बी जो भी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन हैं। तो देखिए आपातकालीन हार्मोन या लड़ो उड़ो हार्मोन, तो ये हम सभी एड्रीनल को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। राइट आंसर होगा अंडाशय से। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 27 की तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन में 27 पर ध्यान दीजिए आप सभी। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम सभी किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा किस दिशा में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 28 का राइट आंसर कीजिएगा। पहले बिल्कुल ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा, अन्यथा गलती होने का प्रबल संभावना रहेगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या करना चाह रहा है कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दिशा के विपरीत होता है। यही कथन आपका बिल्कुल सही है, विद्युत धारा की दिशा में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन में ए की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दिशा विपरीत रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 29 देखिएगा। निम्नलिखित में से युग्मों को आपको सुमेलित करना है। पहला है विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर होता है क्या। दूसरा है विद्युत धारा का मात्रक कूलाम होता है क्या। तीसरा है विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर है क्या। चलिए क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा नीचे देख लीजिएगा। क्या एक होगा, या केवल 2 और 3 होगा, या केवल 1 और 3 होगा, या केवल 3 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा, केवल 3 होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि जो आपका विद्युत धारा मापने का यंत्र है, इसे अमीटर से मापते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी बच्चे ऑप्शन में डी टिक करें, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बैटरी अथवा सेल, जिसे बैटरी ही कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। तो देखिए ये आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखिएगा, जितने भी बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है, तो वही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिकी ऊर्जा की बात किया जाए, जैसे पंखा जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आइए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि सोडियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है आप सभी को। क्या न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं आप सभी। सोडियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा 12। ध्यान रखिएगा, जो भी बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर है, 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा 32 नंबर का। तो बनाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसको आप 6000 जूल कर लीजिएगा, इसको 5000 जूल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 मिनट की बात किया गया है। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ 100 वाट को 60 सेकंड जलाया जा रहा है, तब ऊर्जा की खपत यहाँ जूल में पूछा गया है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपसे को पता है कि एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू होता है टाइम, ठीक है। पावर कितना दिया गया है, 100 वाट दिया गया है, समय 60 सेकंड का दिया गया है। अगर 100 गुना 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6000 जूल हो जाएगा। तो जूल में 6000 इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। चलिए क्वेश्चन में 33 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इनमें से कौन एक सक्रिय धातु है। जो भी ऑप्शन में बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर है कि वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति। देखिए थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न गलती हो जाएगा। देखिए अगर वर्गीकरण का पिता की बात किया जाए तो वह आपका क्रोलस लिनियस होगा, बट यहाँ पर वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति पूछा गया है, तो अरस्तु इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो बच्चे लिनियस टिक किए होंगे बिल्कुल उसका गलत है, आंसर सही कर लीजिएगा आप सभी। बहुत सारे बच्चे टिक करके बैठ गए होंगे। अगला है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर जो होता है ये आपका v/u के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन 36 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल हो गया, पानी हो गया, मरकरी हो गया, अगर उससे उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर, ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम पूछा गया है। तो नीचे से ऊपर उसका क्रम बताना है आपको, कौन सबसे नीचे रहेगा, कौन सबसे ऊपर रहेगा, ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कहना चाह रहा है, मरकरी, तेल, पानी। क्या मरकरी सबसे नीचे रहेगा, उसके बाद तेल रहेगा, तब ऊपर में पानी रहेगा? नहीं, गलत हो जाएगा। मरकरी तो ठीक है सबसे नीचे, पर तेल पानी के ऊपर रहेगा।
तो ऑप्शन में बी की तरफ यहाँ बिल्कुल जा सकते हैं। मरकरी सबसे नीचे, उसके बाद पानी रहेगा, तब सतह पे तेल रहेगा। ठीक है, बी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, सभी आंसर कर सकते हैं इसका। CaHOH2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला है कि एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? सिरका। ठीक है, क्या? सिरका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो देखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है, सभी बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। कई बार आपको हम बताए थे डीपीटी का टीका, ध्यान रखिएगा। डीपीटी का टीका जो होता है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आलू में अंगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया सलोनी के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, अगला है कि वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि 60वें से किसे सम्मानित किया गया है? 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की यहां पर बात किया जा रहा है। तो अभी जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था यह आपका प्रतिम बरुआ को दिया गया था। तो ये आपका प्रतिम बरुआ को दिया गया है, जो कह सकते हैं असमिया लेखक है, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसी को मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मार्च 2026 में घोषित ऑस्कर पुरस्कार 2026 58वें एकेडमिक अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये ऑस्कर 2026 की बात यहाँ पर किया गया है। तो ये किसे दिया गया था? मिकी 17 को, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, मिकी 17। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि वर्ष 2025 के अंत में घोषित और जनवरी 2026 में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए पुरस्कार में से भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले ये प्रश्न आपका गलत है कि 26, 25 और 26 में भारत रत्न किसी को दिया ही नहीं गया है, लास्ट 24 में ही दिया गया था 5 व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, तो ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, लास्ट में जो दिया गया था 5 वो आपका कर्पूरी ठाकुर था, जिसे मरणोपरांत मिला था। लाल कृष्ण आडवाणी था, चौधरी चरण सिंह था, उसे भी मरणोपरांत मिला है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत दिया गया था और डॉक्टर MS स्वामीनाथन मरणोपरांत दिया गया था। तो कुल 5 व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति जीवित था, लाल कृष्ण आडवाणी, जिसे मिला था भारत रत्न। अगला है कि फरवरी 2026 में आयोजित ICC महिला अंडर 90 T20 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये किताब किसे मिला है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया को मिला है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में जारी की गई बहुप्रतीक्षित पुस्तक द इंडिया स्टोरी चैलेंजेस एंड बियॉन्ड के लेखक कौन हैं? तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर S जयशंकर, याद रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर होगा। वर्ष 2026 में एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, एबेल पुरस्कार जिसे हम सभी गणित का नोबेल भी कहते हैं, यह किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा, मिशेल टेलाग्रेंट को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला है कि मुख्य रूप से शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? कई बार आप सभी को बताएं, अब ये टेस्ट में आया हुआ है, क्या इसका आंसर कर लीजिएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आंसर कर लीजिएगा, तो कह सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया जी। 3 होता है, कौन सा? अभिधा लक्षणा व्यंजना होता है ना, बिल्कुल, कई बार आपको बताए हैं। अगला है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ कौन सा पदबंध होगा? तो यहां पर अयोध्या के राजा दशरथ की बात किया गया है। तो दशरथ जो है ये किसी का नाम है, किसका नाम है? अयोध्या के राजा का नाम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये संज्ञा की बात किया जा रहा है, यहां संज्ञा पदबंध होगा, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? चलिए क्वेश्चन में 49 का आंसर कीजिएगा आप सभी। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ऑप्शन में डी जो टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है, मैच कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर है, 50 नंबर तक पहुंच चुके हैं, आंसर कीजिएगा। शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन पूछा गया है, बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पढ़ लीजिए। यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है या यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है?
यही दोनों से पकड़ में आ गया होगा आपको, ये तो आपका खत्म है। देखिए यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो दूध शुद्ध होता है ना कि शुद्ध गाय होता है, ठीक है, शुद्ध गाय से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा कि यहाँ गाय का जो है शुद्ध दूध मिलता है, दूध क्या है, शुद्ध मिलता है, ना कि शुद्ध गाय मिलता है।